हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब किसी आवेशित कण को एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति कराया जाता है तो उसके द्वारा कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त की जाती है और उसका मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और उसका मान कितना आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं क्या आज का लेक्चर है उसे किस प्रकार समझा जाएगा। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर हेडिंग लगा रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति अथवा गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा आर्टिकल है और ये क्वेश्चन बेटा छोटा सा इसका आर्टिकल्स होने वाला है और ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए स्टैंड, जैसा कि नाम में आ रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो स्टैंड, आपको ये पता होना चाहिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। फिर हम इसकी गति के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पहले पता ये होना चाहिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए स्टैंड, एक समान वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र होता है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही दिशा में चल रही होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी, ये थी एक समान वैद्युत क्षेत्र की। चलिए मैं आइए स्क्रीन पर आपको इसको समझाता हूँ। देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, यानी वैद्युत बल रेखाएं एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक दूसरे के समांतर भी हैं और मैंने ऐसा बनाया कि ये एक दूसरे बिल्कुल बराबर दूरी पर भी हैं, ठीक है। तो ये ऐसा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है तो आप उसको बताएंगे कि वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल रेखाएं एक ही डायरेक्शन में चल रही हों, एक दूसरे के समांतर हों और तथा एक दूसरे से बराबर दूरी पर हों, तो वो वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आज का हमारा सवाल है इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए सूत्र प्राप्त करना। तो चलिए हम मानकर चल रहे हैं कि एक आवेशित कण ले रहे हैं जिसको हम क्यू नाम दे रहे हैं। मान लीजिए स्टैंड कि ये एक आवेशित कण है, ये क्यू, ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है। कहाँ रखा है बेटा, वैद्युत क्षेत्र में रखा है। मान लीजिए इसका जो मैं नाम दे रहा हूँ ये ए पॉइंट पर रखा है। कहाँ रखा है बेटा, ये ए पॉइंट पर रखा है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंड हम जानते हैं जब किसी आवेशित कण को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। उसका मान कितना होता है, इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है F बराबर QE के बराबर आती है। कितनी आती है बेटा, F बराबर QE के बराबर आती है। अगर ये आवेशित कण आपका प्लस का है, यानी जो चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो इतना फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर ये चार्ज आपका निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता, ठीक है, तो इस पर इतना ही फोर्स लगता है लेकिन वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी इस पर जो इतना फोर्स लग रहा है वो F बराबर QE के वो किधर लगेगा, इधर की डायरेक्शन में लगेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ठीक है। बस समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसकी पहली स्थिति है। हम धीरे धीरे आर्टिकल को सॉल्व करते हुए भी चलेंगे हाथ। और पहले मैं इतनी कंडीशन के लिए जो इसकी थ्योरी में उसको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें हमें क्या लिखना है, माना m द्रव्यमान, ये जो आवेशित कण Q है इसका द्रव्यमान क्या मान है, m मान के चल रहा है, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। चल देखिए स्टैंड, मान लीजिए स्टैंड लिखेंगे यहाँ पे इसकी थ्योरी। देखिए माना m द्रव्यमान एवं Q आवेश का कोई कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यह रखा है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्या है बेटा, स्थित है। अब ये रेस्ट की पोजीशन पर है ना, विरामावस्था में स्थित है। तब कण पर लगने वाला बल क्या होता है स्टैंड, F बराबर, मैंने आपको बताया कहता होता है F बराबर QE, ठीक है। अब ये कण पॉजिटिव है तो ये बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। कहाँ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, यहाँ से एक बात आप समझें कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन तब की है जब ये कण क्या था, स्थिर था। अगर मैं इस कण को गति करने के लिए स्वतंत्र कर दूं, ठीक है, तब क्या होगा। तो मान लीजिए अगर ये गति करके किसी क्षण, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र, मैंने आपको बताया
कि जो इसमें जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी ये कण इधर को जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज में तो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो मान लीजिए कि ये किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दूरी तय करके, बच्चों कितनी दूरी तय करके, x दूरी तय करके, ठीक है, ये कहाँ पहुँच गया, बिंदु B पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया बच्चों, B पर पहुँच गया। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब इधर को चला तो ये किसी समय में ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दूरी तय करके कहाँ आ गया, बिंदु B पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेस्ट पर था, यहाँ पर बिंदु A पर ये रेस्ट पर था, तो इसका जो प्रारंभिक वेग था वो u था। कितना था, u। ठीक है, और मान लीजिए अभी ये बिंदु B पर पहुँचा है तो इसका जो वेग हो गया वो क्या हो गया बेटा, वो v हो गया है। बस समझिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझें कि देखिए पहली प्रारंभिक अवस्था में हमने देखा कि आवेशित कण कैसा था, स्थिर था, यानी बिल्कुल रेस्ट पर था। लेकिन अब ये गति कर गया है तो इसका वेग कितना हो गया, v हो गया है। यानी जो पहले वेग u था, इनिशियली वेग जो था यानी प्रारंभिक वेग जो था वो u था और अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। यानी वेग में इसके परिवर्तन हो गया, और जब ये वेग में परिवर्तन इसका हो गया तो बेटा क्या हो जाएगा, इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। एक्सेलरेशन है ना, जिसको हम बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। बात समझिए आप लोगों को। तो वेग परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये पहले ब्राह्म अवस्था में था जो इसका प्रारंभिक वेग था u था। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको गति कराया, ठीक है, तो इसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो वेग तो चेंज हो गया, u से v हो गया। तो जैसी बात है इसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। चलिए हम उस त्वरण की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण का सूत्र क्या होता है, देखिए न्यूटन का आपने गति का दूसरा समीकरण बोला होगा, F बराबर ma। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम F बराबर क्या होता है, ma होता है। क्या होता है बच्चों, ma होता है। जहाँ m क्या है, इस आवेशित कण का द्रव्यमान है। ठीक है, F क्या इसे लगने वाला ये फोर्स है, और a क्या है, इसके द्वारा प्राप्त त्वरण है। तो यहाँ से अगर मैं a का मान निकालूं, a ही यहाँ पे त्वरण है, तो ये a का मान अब निकालूंगा तो ये m इसके अपॉन में आ जाएगा, तो a इक्वल हो जाएगा f अपॉन m। तो यहाँ पे इसको थोड़ा एक लाइन कम कर लेते हैं, तो ऐसी सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर इसको लिख सकते हैं हम f अपॉन m। क्या लिख सकते हैं बच्चों, f अपॉन m। उम्मीद है कि मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि देखिए ये जो f है, इस f की जगह में क्या लिख लेना है, हमें q ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों, जब मैं लिख देता हूँ आगे, तो ये हो जाएगा, देखिए f की जगह क्या आ जाएगा, q e आ जाएगा, q e अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ये m हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, q e अपॉन m हो गई। वैसे तो क्या था, f अपॉन m था, f की वैल्यू पुट कर दी कितनी, q e, तो q e अपॉन m हो गया। बात समझिए आप लोगों को। ठीक है, अब मैं इसकी इस थ्योरी को लिखता हूँ कि मान लीजिए आवेशित कण q, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, कितनी विस्थापित हो रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, वो x दूरी विस्थापित हो रहा है, यानी x दूरी तय कर रहा है। उसका फिर इसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। चलिए मैं इस चीज़ को लिख कर समझाता हूँ आप लोग को। देख स्टैंड, माना आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दूरी तय करके, x दूरी तय करके, यानी कहने का मतलब पहले कहाँ था, a पर था, इनने x दूरी तय करी तो कहाँ पहुँच गया, b पर पहुँच गया। तय करके बिंदु b पर पहुँच जाता है, तब इसका वेग, अब वेग निकालने के लिए बेटा हमें गति की समीकरण को पढ़ना पड़ेगा। गति, न्यूटन की गति की तीसरी समीकरण थी v² बराबर u² प्लस के 2ax। देखिए सूत्र क्या होता है, उस गति का समीकरण मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए v² बराबर u² प्लस के 2ax, ये आपने 11वीं क्लास में और 9वीं क्लास में इसको स्टडी किया होगा। बात समझ में आई आपको। ठीक है, क्या होता है, v² बराबर u² प्लस के 2as होता है। अब v² अपने पास अंतिम वेग है, u² इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ठीक है, 2a, लेकिन ये जो s है, इस s की जगह में, इस s की जगह मैं जो ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, x ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, इस x की जगह में क्या ले रहा हूँ बेटा, x लूँगा। ठीक है, क्या लूँगा, ये जो x है आप देख पा रहे हैं, x कोई डिस्टेंस है, तो इस फार्मूले में जो s आ रहा है, इस s की जगह में क्या लिखूँगा, x लिखूँगा। तो फार्मूला अपना क्या बनेगा
तो बनेगा देखिए स्टैंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा। देखिए मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 2ax होता है, लेकिन मैं क्या लिखूँगा x 2ax। अब देखिए स्टैंड इस जब ये कण प्रारंभ में विराम अवस्था में था, यानी विराम अवस्था में होता है तो इसका कोई वेग नहीं है, यानी इसका जो u का मान है या जिसका प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 है, यानी u बराबर कितना बेटा आपको 0 रखना पड़ेगा। इस फार्मूले में u बराबर कितना रखने का 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभ में जो कण था विराम अवस्था में था, तो जब यहाँ u की जगह में क्या रखूंगा 0 रखूंगा तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और जब मैं 0 का स्क्वायर खोलूंगा तो 0 ही रह जाएगा, यानी इस वाले टर्म्स को लिखने का कोई फायदा नहीं हो जाएगा। तो मैं देखिए इसको छोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर इजिकल टू 2ax हो जाएगा। बच्चों कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इजिकल टू 2ax हो जाएगा। अब देखिए ए की वैल्यू मुझे पता है, ये जो ए आप देख पा रहे हैं बच्चों, ए की वैल्यू क्या है देखिए क्यू ई अपॉन एम। तो ये जो आप ए देख पा रहे हैं, इस ए की जगह मैं क्या लिखूंगा क्यू ई अपॉन एम लिखूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा कंडीशन, ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर बराबर 2, ए की जगह क्या रखना आपको, ए की जगह रखना है क्यू ई अपॉन एम और ये अपॉन में इंटू में तुम्हारा एक्स, ये आ गया। बात समझ में आ रही है। अगर इसका मैं वर्ग हटाऊंगा तो इस वर्गमूल चढ़ा दूंगा तो बच्चे ये हो जाएगा बी इजिकल टू वर्गमूल, ठीक है, हो जाएगा 2qe(x) अपॉन एम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, इस ए की वैल्यू को रख दिया। किसकी वैल्यू को रख दिया, ए की वैल्यू। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर चलिए हमने रख दिया ए का मान, ठीक है। तो ए का जब मान हमने बच्चों रखा इस ए की जगह, तो ये कंडीशन आपके ये बनी। अब मैंने इसका वर्ग हटाया, स्क्वायर हटाया, इसमें मैंने क्या लगा दिया, वर्गमूल का साइन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर क्या हो, वी हो, यदि बिंदु ए और बिंदु वी के बीच का विभवांतर कितना हो, वी हो, यानी ए और बी के बीच का विभवांतर कितना हो बच्चों, वी हो, कितना हो, वी हो, तब क्या होगा। तो मैं लिखता हूँ देखिए इस चीज़ को, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, इसी पे यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये, लिखेंगे यदि बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर वी हो, कितना हो बच्चों, वी हो, तब देखिए सूत्र होता है, तब सूत्र होता है देखिए क्या होता है, b बराबर क्या होता है, देखिए मैं पहला इसका रियल बताता हूँ। देखिए सूत्र आपने पढ़ा होगा, e बराबर क्या होता है, b अपॉन एक्स होता है, b अपॉन एक्स। एक्स क्या है, दूरी, एक्स क्या है, दूरी, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे विभव प्रवणता में इस चीज़ को जाकर के। तो ये देखिए अब जब मैं यहाँ से मैं b का मान निकालूंगा बच्चों, ठीक है, यानी e क्या वैद्युत क्षेत्र है, b क्या है, बी है यहाँ पे ए और बी के बीच का विभवांतर, एक्स क्या है, इनके बीच की दूरी है। तो यहाँ से जब मैं बी का मान निकालूंगा तो बी इजिकल टू कितना आ जाएगा, ई इंटू एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ की। तो ठीक है, तो चलिए मैं इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, इस चीज़ को मैं अब डायरेक्ट लिखूँगा, तब बी विभवांतर वी हो, तब बी बराबर क्या लिखता हूँ, ई एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये ई एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ई एक्स। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई। मैंने फार्मूला कहाँ से लिखा, क्योंकि बच्चों ई बराबर जो होता है, ई बराबर वो होता है बी अपॉन एक्स होता है, ठीक है। और मैं ऐसे जब मैं बी का मान निकालूंगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ये ई एक्स हो जाएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टैंड ऐसे करने से क्या होगा, ये जो फार्मूले में ई एक्स आ रहा है, ये जो फार्मूले में बेटा क्या आ रहा है, ई एक्स आ रहा है, ठीक है। इस ई एक्स का मैं क्या लिख लूँगा, इस ई एक्स का लिख लूँगा मैं वी लिख लूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आगे देखिए लिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा वी इजिकल टू हो जाएगा बच्चों एक हाफ, सॉरी माफ कीजिएगा, टू क्यू, ठीक है। अब क्या ई एक्स, और ई एक्स क्या बराबर बच्चों, बी के बराबर है ना, और अपॉन में क्या बच्चों, ये आपका एम चल रहा है, कितना चल रहा है, एम, ठीक है। तो ये जो आ गया बेटा आपका वेग आ गया, क्या आ गया बेटा, ये आपका वेग आ गया, ठीक है। अब हम कण की गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे। कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ठीक है, लिखते हैं देखिए, अतः कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए ये होती है k इजिकल टू 1/2 mv
स्क्वायर होती है। तो यही वो फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का जिसके लिए फार्मूला निकालना है। देखिए अब क्या था, 1/2 mv स्क्वायर आ रहा है, तो b की वैल्यू मुझे पता है ये वाली, तो b की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ से इसको लेकर के चल रहा हूँ यहाँ तक, यानी इसको लिखने के बाद आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा के ई क्या मतलब काइनेटिक एनर्जी बच्चों, क्या है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों के ई है ना, गति ऊर्जा। देखो क्या है 1/2 यानी 1/2, ठीक है। फिर क्या ये आपका m, क्या बच्चों ये m है, ठीक है। फिर क्या ये b स्क्वायर, क्या ये b स्क्वायर। अब b का मान मेरे पास कितना आ चुका है, b का मान बच्चों आ चुका है वर्गमूल 2v/m। अब ये स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 2qv/m रह जाएगा। क्या जाएगा बेटा ये जाएगा बच्चों आपका 2qv/, क्या जाएगा बच्चे ये m रह जाएगा। क्या रह जाएगा m, क्यों मैंने क्या किया देखो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर इस वर्गमूल को कैंसिल आउट कर देगा। तो देखिए यहाँ से कंडीशन देखें, देखिए यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो के ई = आएगा बच्चों के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो मुझे निकालनी है। तो ये आएगी बच्चों क्या जाएगा q × v या b × q, v × q। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, जूल। तो यही वो फार्मूला बच्चों जो हमें ज्ञात करना था। तो स्टैंड इस प्रकार हमने देखा कि जब किसी आवेशित कण को एक समान विद्युत क्षेत्र में त्वरित गति कराया जाता है या गति करने के लिए स्वतंत्र किया जाता है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गति ऊर्जा जो होती है, वो b × q के बराबर होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। ये जो डेरिवेशन है आपको बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम 12th क्लास NCERT का पूरा सिलेबस बेटा इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर आपको दिखाने वाले हैं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। तो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।